नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के दफ्तर पर बुलडोजर चलाकर शिवसेना पहले ही कंगना रनौत से पंगा ले चुकी है और एक के बाद एक अब बड़े झटके शिवसेना को लग रहे हैं। पहले मुंबई हाई कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा और उसके बाद अब महाराष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने शिवसेना को एक बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को अब मानवाधिकार आयोग ने समन जारी कर दिया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि शिवसेना के लिए ये एक बड़ा झटका है। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी। पवन त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा सबसे पहला सवाल यही कि पहले बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा शिवसेना को, उसके बाद अब जिस तरीके से बीएमसी के इस कमिश्नर को इकबाल सिंह चहल को समन जारी कर दिया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुंबई हाई कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की थी और सख्त टिप्पणी की थी और ये कहा था कि जिस तरह से आप इसको तोड़ने के लिए नोटिस लगाया और तुरंत पहुँचे, तो वो नोटिस को भी उन्होंने रद्द कर दिया हाई कोर्ट ने। और ये कहते हुए कहा कि यदि आप इतना ही चतुर हो और इतनी तीव्रता दिखाते हो कि अवैध निर्माण था भी, तो मुंबई के बाकी अवैध निर्माण कैसे हो गए। और इसलिए उन्होंने कहा कि ये आपने अवैध रूप से किया और बदले की कार्रवाई से किया है। ये टिप्पणी हाई कोर्ट की थी और हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद शर्म से पानी हो गए ये। लेकिन इन शिव सैनिकों को कुछ समझ में नहीं आया। अब ये बीएमसी की कार्रवाई बताकर वो अलग थलग हो गए कि साहब ये तो बीएमसी ने किया था, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि बीएमसी में जो पावर में है वो शिवसेना है, लेकिन उन्होंने कहा साहब ये तो कमिश्नर ने किया था, इसके ऑर्डर से हुआ है। इसीलिए राज्य मानव अधिकार आयोग ने अब सीधा कमिश्नर को तलब किया है और उनको कहा है कि व्यक्तिगत रूप से आप हमारे पास आइए, सवाल जवाब होगा। और सवाल पूछा जाएगा यही कि आपने कंगना रनौत के ऑफिस में जो तोड़फोड़ की, 40% लगभग आपने तोड़फोड़ वहाँ कर दी अवैध बताकर, जिसमें बहुमूल्य कुछ मूर्तियाँ भी थी और एंटीक चीज़ें थी जो तोड़ दी गई, जिनका कोई अवैध निर्माण से मतलब नहीं है। तो आपने ये क्यों किया? दूसरी तरफ हाई कोर्ट के नोटिस पे ही एक कमेटी बना दी गई थी और ये कहा गया था कि मार्च तक आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है कि नुकसान कितना हुआ है। तो उसको मार्च तक का टाइम दिया है, मार्च 2021 तक, यानी 3 महीने के अंदर वो रिपोर्ट अभी आएगी। और लगभग 1.25 करोड़ का दावा कंगना रनौत की तरफ से किया गया है। तो दोनों ही वजह से आप देखिए कि किरकिरी शिवसेना की हो रही है। शिवसेना को ये सोचना चाहिए कि वो जो भी कदम उठा रही है उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अब तो मानवाधिकार आयोग, ये आपको हमेशा सज़ा और झटके पे झटका दे रहे हैं। तब आप सुधरते क्यों नहीं? अब आप देख लीजिए कंगना रनौत की क्या गलती है। कंगना रनौत की केवल ये गलती है कि सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर उसने एक सवाल उठाया कि भाई आपने उसको आत्महत्या कैसे कह दिया। पुलिस ने जांच ठीक से की नहीं, फटाक से बोल दिया ये तो आत्महत्या है। भाई आप जांच तो करते हैं उसकी ठीक। फिर कूपर हॉस्पिटल पर सवाल उठे, मुंबई के पुलिस कमिश्नर पर सवाल उठे और कंगना रनौत ने सवाल उठाते हुए इतना कहा कि ये पीओके बन गया है क्या, कि यहाँ कोई भी आवाज़ उठाएगा तो उसे आतंकित कर दिया जाएगा। पीओके का उदाहरण इसीलिए दिया कि वहाँ यदि कोई खड़ा होता है कि हम देश के साथ हैं, संविधान के साथ हैं, तिरंगे के साथ हैं, तो उसको धमकाया जाता है। तो ऐसे ही वहाँ सच के साथ खड़े होने के लिए, शिवसेना से सवाल उठाने के लिए जो खड़ा होगा, जो सवाल पूछ लेगा वहाँ की पुलिस पर, तो ये कहेंगे साहब उसको डराएंगे, धमकाएंगे। तो इसलिए कंगना रनौत का सवाल था, लेकिन उसको ऐसा इन्होंने लिया कि अच्छा ठीक है, हम देखते हैं, तुम यहाँ आओगी तो हम मुंह तोड़ देंगे। मतलब मुंह तोड़ने तक की शिव सैनिकों ने बात कर दी। संजय राउत इतने सीनियर लीडर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसको गाली दे दी, भद्दी गाली। इस पर भी महिला आयोग ने सवाल उठाए थे कि आप एक महिला को इस तरह की भाषा कैसे इस्तेमाल कर रहे हो कि आप उसको गाली दे रहे हो। मैं उस गाली को बोल भी नहीं सकता। तो मतलब इनको हमेशा जलालत सहनी पड़ी है शिवसेना वालों को। जो ये महिलाओं की रक्षा के लिए पार्टी बनी थी, ये महिलाओं की रक्षा के लिए दल था, आज वो दलदल ऐसा हो गया कि उसमें महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं है, बल्कि उल्टा धमकी देते हैं कि हमारी महिला विंग तो तुम्हारा मुंह तोड़ देगी। मतलब आपसे कोई सवाल उठा ले तो वो इतना बड़ा अपराधी हो गया आपकी नज़र में कि इसने शिवसेना पे सवाल क्यों उठाया, इसको पूछना नहीं चाहिए था। क्यों भाई, आप सत्ता में हो तो आपकी दादागिरी चलेगी क्या? अब आप देखिए ये कंगना रनौत वाला मुद्दा है, इसमें इनको हर्जाना भरना पड़ेगा। और अब कमिश्नर की तो नौकरी पे आ गई बात, क्योंकि नेताओं ने तो हाथ झाड़ लिए कि साहब हमने तो कहा ही नहीं।
हमने कहा नहीं तो ऑर्डर किसने दिए? वो ऑर्डर कमिश्नर ही करता है। सब पीछे हट गए नेता, और नेताओं का ये करैक्टर है शिवसेना में कि आप देखिए कुछ भी बात करेंगे, कहीं पुलिस का मैटर होगा तो कहेंगे साहब कमिश्नर ने किया है, इसका हमसे लेना देना नहीं है। हमने पिछले दिनों देखा कि जब फर्जी टीआरपी केस में रिपब्लिक चैनल को टारगेट किया गया और उसका नाम ना होने के बावजूद भी उससे घंटों घंटों पूछताछ की गई, अर्नब गोस्वामी को थाने में बिठाया गया। पत्रकारों ने जब सवाल किया उद्धव ठाकरे से कि साहब आप एक चैनल को टारगेट कर रहे हो, आप एक ईमानदार पत्रकार के पीछे क्यों पड़े हो? क्या सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर, क्या पालघर के मुद्दे पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? तब कह दिया उद्धव ठाकरे ने, हमारा तो इससे कोई लेना देना है नहीं, ये तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस जाने, कमिश्नर जाने। तो पुलिस कमिश्नर भी आज वो समझ ले कि जिस तरह से बीएमसी का कमिश्नर अब हाजिर हो रहा है और उसके खिलाफ अब कार्रवाई होगी, भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कोर्ट क्या निर्णय दे, कभी कभी ऐसा भी निर्णय देती है कोर्ट कि जिन अधिकारियों ने गलती की है वो उसी की तनख्वाह से काटो। तो कमिश्नर साहब तो गए। अब ऐसे ही मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, जो इन नेताओं के इशारे पर जितना भी काम कर रहे हैं कि वो एक चैनल के पीछे पड़े हैं, वो उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं दहशत का माहौल। अब किसी दिन उद्धव ठाकरे से अगर किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने पूछा कि आपने ये क्यों किया था, फर्जी टीआरपी केस में क्यों एक आदमी को परेशान किया था, आप देख लेना वो यही कहेंगे मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई, कमिश्नर से पूछो। तो कमिश्नर साहब आप जरा संभल कर कुछ कार्रवाई करें, उनके चक्कर में ना आए। नेता लोग विश्वसनीय नेता नहीं है, ऐसे विश्वसनीय होते तो अपनी बात पे अड़े रहते और कहते कंगना रनौत को हमने चैलेंज किया था कि हम तेरा मुंह तोड़ देंगे, हम तुझे देख लेंगे, हमने दी कार्रवाई की आज्ञा। तो ऐसा बोलने वाले होते, लेकिन असली शिवसेना तो रही नहीं है जो ऐसे दिलेर शेर की तरह बोलते। सब ऐसे हो गए हैं कि वो बाला साहब ठाकरे वाला तो शिवसेना आज बची ही नहीं है। ये लोग मुंबई कर बोल रहे हैं कि जो शिवसेना का गठन हुआ था, जिसका नींव रखी गई थी, वो इसलिए रखी गई कि मुंबई कर की रक्षा करी जाए, उनके महिलाओं की रक्षा की जाए, उनके जो अधिकार हैं उसको दिलाने के लिए सरकार से भिड़ा जाए। आज जब ये खुद सत्ता में बैठे हैं शिवसेना वाले, तब ये आज ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जनता को पीटने लग गए, घर में जा जाकर धमकाने लग गए, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने लग गए। आज उद्धव ठाकरे इतने अहंकार में कैसे आ गए कि साहब मेरा नाम ले दिया, मुझे तू कह दिया तो करो इस पे केस, मुझसे सवाल पूछ लिया, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी, मारो इसको। इस तरह की बात क्यों चल रही है? तो ये अच्छे निशान नहीं है, और जिसके कारण आगामी चुनाव जो बीएमसी का आएगा, आप देखना ये मुंबई कर पूरा इनको सबक सिखाएंगे और बीएमसी से ऐसे साफ हो जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग। पवन त्यागी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण एक जिक्र किया बीएमसी चुनाव का। उसके मद्देनज़र मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि जो शिवसेना है वो दरअसल अपनी बात से किस तरीके से पलट जाती है। वो हमने देखा कि मेट्रो प्रोजेक्ट जो वहाँ चल रहा है उसको लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो बीजेपी से बातचीत करने के लिए इस मामले पर तैयार है, जिसको लेकर अब कांग्रेस कहीं ना कहीं नाराज़ है कि किस तरीके से उन्होंने शरद पवार को दरअसल बातचीत प्रधानमंत्री के साथ करने के लिए कह दिया है। तो वो किस तरीके से अपनी बात से पलट जाते हैं, ये साफ तौर पर दिखाई देता है। देखिए, बेमेल गठबंधन है, बेमेल खिचड़ी है। सत्ता का सुख पाने के लिए तीनों पार्टियों को लगा, कांग्रेस को, एनसीपी को और शिवसेना को, कि भाई अगर बीजेपी आ गई तो बीजेपी आ गई तो वो छा ही जाएगी, और बीजेपी छा गई तो तुम्हें कोई पूछने वाला महाराष्ट्र में है नहीं, और इसलिए क्या करो, सारे मिल जाओ और सारे मिलकर बीजेपी को किसी तरह सत्ता में आने से रोको। तो बहुत बड़ा धोखा बीजेपी के साथ शिवसेना ने किया। 15 साल की दोस्ती ठुकराकर जो दुश्मन विचारधारा के लोग थे, विपरीत विचारधारा के, उनसे मिलकर सत्ता में आ गए। अब सत्ता सुख भोग रहे हैं, लेकिन तालमेल बिल्कुल नहीं है, अंदरूनी मिलाप किसी का नहीं है, किसी का किसी से विचार मिलता नहीं है, और इसलिए एक कोई बात बोलेगा, दूसरा कोई बात बोलेगा। उद्धव ठाकरे ने हाई कोर्ट की फटकार के बाद ये कंजूर मार्ग शिफ्ट जो कर रहे थे, और उसमें जितना इन्होंने इशू बनाया था, सुप्रीम हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये नहीं होगा, वहाँ काम रोक दीजिए, स्टे। और ये जो है आर्य कॉलोनी में जो 80% काम हो चुका है, इसी को आगे बढ़ाइए। देश का पैसा, इनकम टैक्स पेयर का पैसा है, वो फालतू इस तरह से खर्च करने के लिए नहीं है। उस पर मुंबई कर भी नाराज हुए कि हमारी जो महत्वाकांक्षी परियोजना थी, मेट्रो का सफ़र हम देखना चाह रहे थे जल्दी से जल्दी, उसको खामोखा अपनी ईगो में अटका दिया इन लोगों ने। तो अब उसको सुलझाने के लिए इनको लगा कि केंद्र की योजना बुलेट की है, वो अटक गई, तो कहाँ से ठीक होगी? मोदी जी से ठीक होगी। मोदी जी को अभी तक तो गाली देते जा रहे थे,
हैं, लेकिन अब क्या मुंह दिखाएंगे। तो इसलिए उन्होंने शरद पवार जी को आगे किया, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति माने जा रहे हैं कि थोड़ा न्यूट्रल हैं, वो संभल कर बोलते हैं, बैलेंस्ड बोलते हैं। और केंद्र से उन्होंने अभी तक इतना बिगाड़ा नहीं है कुछ, जितना शिवसेना ने और कांग्रेस ने बिगाड़ रखा है, उल्टा सीधा भाषा बोलकर, मोदी विरोध करके। तो उन्होंने उनको कहा कि ये केंद्र से बात करेंगे, लेकिन अब कांग्रेस को ऑब्जेक्शन है। और क्यों है कांग्रेस को ऑब्जेक्शन? क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि कोई भी श्रेय केंद्र को जाए। जैसे ही मोदी जी से शरद पवार बात करेंगे, तब तो बीजेपी कहेगी कि देखा आ गए घुटनों पे। तो ये तो अभी कह ही रहे हैं, अब वो क्यों रोक रहे हैं? अब आप समझ लीजिए, कांग्रेस का ईगो इतना है कि वो अभी भी बुलेट ट्रेन जो मुंबई कर को मिलनी चाहिए थी, उनको सुविधा मिल जाएगी। क्या होगा, एक देश के प्रधानमंत्री तो हैं। कोई उद्धव ठाकरे ने शरद पवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास तो नहीं भेजने को कहा कि भाई इमरान खान से मेट्रो बुलेट ट्रेन हरी झंडी मिलनी है, बात करके आओ। भारत के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उद्धव ठाकरे के भी प्रधानमंत्री हैं, वो एनसीपी के भी हैं और उतने ही वो राहुल गांधी के हैं। तो कांग्रेस को ऑब्जेक्शन क्यों है देश के प्रधानमंत्री से बात करने के लिए? केवल इसलिए है कि वो असली बात ये है कि वो कोई भी काम ऐसा करना नहीं चाहते कि जिससे भारत का हित हो, भारत में विकास हो। असली कांग्रेस को ऑब्जेक्शन बताऊं किस लिए है, वो प्रधानमंत्री से बात करने के लिए नहीं है। असली उनका दर्द है चीन को लेकर। वो चाह रहे थे कि ये बुलेट ट्रेन चीन के सहयोग से बने, ये कॉन्ट्रैक्ट चीन को मिले, लेकिन ये मिला है जापान को। मोदी जी ने इसे दिया है जापान को। जापान से हमें कई लाख करोड़ रुपया बिना ब्याज अगले 50 साल के लिए मिला है। ये कैसे भूल रहे राहुल गांधी? लेकिन राहुल गांधी तो चाहते नहीं है, क्योंकि उन्हें देश की तरक्की, देश की अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। वो तो चाहते हैं कि अपने चाऊ माऊ जो दोस्त हैं उनके चीन में समझौता करके आए हैं, उन्हीं की बुलेट ट्रेन आनी चाहिए थी। अगर उनकी आती तो राहुल गांधी भक्के बात करते मोदी जी से, आप देखना। लेकिन चीन को भारत पटकनी दे रहा है हर मुद्दे पर, और स्वदेशी को जोर दे रहा है या अपने मित्र देशों को जोर दे रहा है, क्योंकि चीन की तो पूरी चाल पाकिस्तान को आगे करके देश में आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने की है। तो भारत ने तय कर दिया है कि कोई भी प्रोजेक्ट हम चीन को नहीं देंगे। अभी आप देखिए, रेलवे ने भी तेजस के जो इंजन आते हैं वो प्रोजेक्ट मना कर दिया चीन को, हम नहीं ले रहे तुमसे, हम अपना डेवलप करेंगे या तो किसी और देश से लेंगे। तो ये जो है कांग्रेस का दर्द चीन को लेकर है, ये बात उद्धव ठाकरे को भी समझनी होगी और ये शरद पवार को भी समझनी होगी कि आप कांग्रेस के कहने में अगर आए तो आप दुश्मन देशों को फायदा पहुंचाओगे। आप इस राहुल गांधी की ध्यान मत दो, ये तो समझौता करके आए चीन को फायदा पहुंचाने के लिए। देश का हित किस में है, मुंबई कर का किस हित में है? वो है मेट्रो जल्दी से जल्दी चले, बुलेट ट्रेन जल्दी से जल्दी चले। और इसके लिए अगर राहुल गांधी रोकते हैं तो सरकार जाएगी, आप देखना। ये क्योंकि शरद पवार अगर अब पीछे कदम उठाते हैं तो वो सीनियर लीडर का भी अपमान है। जिस तरीके से अब बीएमसी चुनाव करीब है, ऐसे में कंगना रनौत का मामला हो या फिर मेट्रो प्रोजेक्ट हो, कंगना रनौत के दफ्तर में जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, उस मामले में उन्होंने बीएमसी के कमिश्नर को आगे कर दिया और वहीं दूसरे मामले में उन्होंने बीजेपी से बातचीत करने के लिए वो आगे आ गए हैं। यानी अब बीएमसी का चुनाव है, ऐसे में शिवसेना कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, ये इस बात से साफ तौर पर जाहिर होता है। और उस पूरे मामले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए पवन त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।